Students, welcome and welcome back to the channel. So I am here with another topic for you, that is cystic fibrosis. Okay, so this is the most common topic that is covered under pedia and genetics also. Okay, so we'll be studying about what is cystic fibrosis, how it is caused, and what is the pathophysiology behind it, how you can diagnose it, and how you can provide the treatment and prevention to the patient. So let's start with the topic, that what is cystic fibrosis. So cystic fibrosis is an autosomal recessive disorder. So autosomal recessive means, autosomal means related to chromosome. Okay, एंड रेसेसिव मीन्स कि आपको इसके लिए 2 जीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी ये किसी भी आपकी ऑफस्प्रिंग में अपीयर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेल है एंड दिस इज़ फीमेल, अगर इनके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन प्रेजेंट है, तो जब इनकी मीटिंग होगी तभी आपका जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस से अफेक्टेड होगा. अदरवाइज़ क्या होगा कि वो सिस्टिक फाइब्रोसिस से अफेक्टेड नहीं होगा. ठीक है, सो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है, जो बेसिकली किसको अफेक्ट कर रहा है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स. ठीक है, बेसिकली ये किसको अफेक्ट कर रहा है, एपिथेलियल सेल्स, जो आपकी इनर मोस्ट सेल्स होती है. ठीक है, एपिथेलियल कौन सी होती है, इनर मोस्ट होती हैं. ठीक है, जिसका काम क्या होता है, बेसिकली म्यूकस सिक्रेशन. ठीक है, तो इसको अफेक्ट करती है, और वो कहाँ कहाँ की एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करती है, ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड लीड टू एबनॉर्मल एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन. इट मीन्स कि एबनॉर्मल उसमें सिक्रीशन का इंक्रीमेंट हो जाता है. ठीक है, सो नाउ an individual must inherit a defective copy of CF gene 1 from each parent, what I have shown you already. ठीक है, कि आपके अगर किसी इंडिविजुअल को अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा है, ठीक है, तो उसको वो होने के लिए कंडीशन क्या है कि मदर और फादर दोनों अफेक्टेड होने चाहिए. अगर आपकी सिर्फ मदर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड नहीं है, तो भी ये डिजीज़ नहीं होगी. अगर आपकी फादर अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड नहीं है, तो भी ये डिजीज़ नहीं होगी. इट मीन्स कि मदर और फादर दोनों को अफेक्टेड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्दो इट कैन अफेक्ट मैनी ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट करता है. ठीक है, स्पेशली CF. ठीक है, इज पर्टिकुलरली डैमेजिंग टू द लंग्स. CF मीन्स सिस्टिक फाइब्रोसिस. ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस को CF लिखा जाता है इन एब्रीवेटेड फॉर्म. तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में बेसिकली क्या अफेक्ट हो रहा है, आपके लंग्स, जिसमें बेसिकली क्या होता है, चाइल्डहुड में COPD, ठीक है, और एडल्टहुड में COPD के साथ जो आपका म्यूकस सिक्रीशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, जो कि उनको बेसिकली रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम करता है. दैट इज़ वाई ये थोड़ा फैटल हो जाता है पेशेंट के लिए. ठीक है, सो की पॉइंट्स हमने क्या देखे कि ऑटोसोमल रेसेसिव है, प्लस ये किस को अफेक्ट कर रहा है, एपिथेलियल सेल्स को, कहाँ के, रेस्पिरेटरी, GI ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, आपके डिफेक्टिव जीन के लिए दोनों पेरेंट्स के पास जीन होना चाहिए, प्लस बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है. ठीक है, सो नेक्स्ट, हर एक पर्सन के पास 2 सिस्टिक फाइब्रोसिस के जीन होने चाहिए. व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि एक पेरेंट से, हर एक पेरेंट से एक चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा अगर उसके दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, तभी उसके अंदर एक क्या होगा, फॉल्टी जीन अपीयर होगा. ठीक है, तभी उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस अकर होगा. जिन भी बच्चों के पास एक फॉल्टी जीन आता है और एक नॉर्मल जीन आता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस कैरियर्स. ठीक है, कैरियर मीन्स कि वो जो इंडिविजुअल है, जब वो आगे जाकर के मीटिंग करेगा और जब उसका ऑफस्प्रिंग होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, अगर उसकी जो अदर पार्टनर है, अगर उसके पास भी कैरियर हुआ, तो वो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अफेक्ट होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ मदर 1 एंड फादर 1. ठीक है, अब इसमें आपकी जो मदर है उसके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस का म्यूटेटेड जीन था, बट फादर इज़ नॉर्मल. तो जब इनकी मीटिंग होगी तो दैट विल बिकम, जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा, इट विल बी कैरियर. ओके, लेकिन जब इस ऑफस्प्रिंग की किसी और पार्टनर से मैरिज होगी और वो मीटिंग होगी,
तो अगर वो पार्टनर नॉर्मल है तो ये फिर से आगे कैरियर की तरह कंटिन्यू होगा। अगर आपका जो पार्टनर है वो भी अफेक्टेड है तो इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस अकर हो जाएगा, ठीक है। अब जो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कैरियर्स होते हैं बेसिकली उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट वो क्या करते हैं, सिर्फ उस फॉल्टी जीन को आगे बच्चे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका अनअफेक्टेड कैरियर फादर, इट मीन्स फादर क्या है, सिर्फ कैरियर है, और यहाँ पर मदर कैरियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके कैरियर होने की वजह से एक ऑफस्प्रिंग तो अफेक्टेड हुआ, एक कैरियर हुआ और एक अफेक्टेड हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, बेसिकली जो भी आपका म्यूकस है, म्यूकस की विस्कोसिटी और टेनासिटी बेसिकली अल्टर हो जाती है, ठीक है। जो कि अल्टर होने का मतलब क्या होता है कि उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। टेनासिटी मीन्स कि उसका सिक्रीशन बढ़ेगा, प्लस विस्कोसिटी मीन्स वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ से सिक्रीशन हो रहा है म्यूकस का, एपिथेलियल सरफेस की वजह से, ठीक है। तो जो आपका क्लासिक फॉर्म है सिंड्रोम का, उसमें क्या होता है, ब्रोंकोपल्मोनरी सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका इन्फेक्शन होगा, प्लस पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होगी, यानी आपका पैंक्रियाज भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, आपका पेशेंट का जो स्वेट होगा उसमें सोडियम और क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी, जो भी आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो आपके 2000 to 3000 लाइव बर्थ में सिर्फ एक पेशेंट को होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अप्रॉक्सीमेटली 30,000 बच्चे और एडल्ट हैं इस डिजीज़ से जो कि आपके अफेक्टेड हैं, ठीक है, इन यूएस। प्लस जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसको क्या है, एक बार कंसीडर किया गया था एज अ फैटल चाइल्डहुड डिजीज़, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द पीपल एट द एज ऑफ 18 या उससे ज़्यादा जो थे जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस था उनकी डेथ हो रही थी। सो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी की अगर ये डिजीज़ अकर हो रही है तो ये कैसे हो रही है, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। म्यूटेशन में क्या होता है कि अनवांटेडली सडनली क्या होता है, आपके जो जीन्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं, उसके जो जीन पैटर्न है उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक है, जो कि इनहेरिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है आपके म्यूटेशन की वजह से होता है, और वो म्यूटेशन कहाँ पर होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 के सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन में, ठीक है। तो ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन है ये बेसिकली एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, ठीक है, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं CFTR, ठीक है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन आपका ये प्रोटीन सिक्रीट कर रहा है। तो जब आपका एबनॉर्मल सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर यानी कि एबनॉर्मल अगर ये प्रोटीन का सिक्रीशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके जो सेल्स हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं, उनके जो क्लोराइड चैनल्स हैं उनका क्या होने लगेगा, डिस्ट्रप्शन होना पड़ेगा। अभी प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट होते हैं उनका जो स्वेट होता है उसमें आपका क्लोराइड और सोडियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने का रीज़न, दिस इज़ द रीज़न, ठीक है, क्योंकि जो आपका नॉर्मल CFTR चैनल है वो क्या करेगा, क्लोराइड आयंस को सेल्स के बाहर आउट करता है। लेकिन अगर आपका जो म्यूटेंट CFTR चैनल है वो क्या करेगा, वो आपके क्लोराइड आयंस को मूव नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, आपके सेल के बाहर ही क्या करेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा और आपके स्वेट में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो आपके क्लोराइड आयंस आ रहे हैं ये आपके बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल CFTR होगा वो क्या करता है, इसको बाहर से बॉडी के अंदर लेकर के आता है आयंस को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन अगर यही प्रोटीन आपका म्यूटेंट हो जाए तो ये क्या करेगा, उस क्लोराइड आयन को अंदर आने ही नहीं देगा और उसको बाहर ही ट्रैप कर देगा, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि यहाँ पर जो आपका नॉर्मल CFTR प्रोटीन है वो एज अ चैनल वर्क कर रहा है किसको, क्लोराइड आयंस को अंदर लाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो एबनॉर्मल होता है क्लोराइड आयंस आपके बाहर ही रह जाएंगे और वो चैनल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो आपका डिफेक्टिव क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी में वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो सिक्रीशन है जो कि अफेक्टेड ऑर्गन्स में सिक्रीशन आ रहा है, ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से हमारे, रेस्पिरेटरी, GI एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी
म्यूकस का सिक्रीशन होगा वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा और विस्कस हो जाएगा। विस्कस मीन्स कि वो आपका क्या होगा, इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो पाएगा, एज इन कि वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब वो मूव नहीं कर पा रहे तो वो क्या करेगा, ग्लैंड्स को और डक्ट्स, जो आपकी डक्ट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है, वहाँ पे ब्लॉकेज कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके सिक्रीटरी ग्लैंड्स है उनका डायलिटेशन हो जाएगा, ठीक है। डायलिटेशन होने की वजह से आपकी एक्सोक्राइन टिश्यू को क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पर्टिकुलर ऑर्गन है, ये उसकी ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिक्रीशन क्या हो रहा है, थिक होता जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली क्या होना था कि सिक्रीशन आउट हो जाना था, लेकिन जब ये थिक हो गया तो यहाँ पर ये क्या करेगा, उसको क्लॉग करेगा। क्लॉग होने की वजह से वहाँ पर जो ग्लैंड्स होंगी वो क्या करेंगी, अब डायलेट हो जाएंगी। डायलेट होने की वजह से एक्सोक्राइन टिश्यू को क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो आपका पैथोफिजियोलॉजिक इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के, उसमें कौन कौन से इफेक्ट आते हैं। इसका जो हॉलमार्क पैथोफिजियोलॉजिक इफेक्ट है, हॉलमार्क मीन्स मेन, जो इसके एक इस सिम्टम्स से अगर आपको पता चला ना कहीं भी, तो आप बिल्कुल इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यही वो डिजीज़ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, वो थिक हो जाता है, ठीक है। बढ़ने के साथ साथ वो थिक भी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सिक्रीशंस क्लियर नहीं हो पाता है और वो कंडीशन चेंज हो जाती है COPD में, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। बाकी इसके अलावा एटेलेक्सिस, इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकेटाइटिस, डायलिटेशन, जो आपकी डिस्टल एयरवेज उनका डायलिटेशन हो जाएगा। उसके बाद आपके जो एक्यूट और क्रॉनिक डैमेज होगा, किसको, लंग्स को डैमेज होगा, प्लस आपके जो लंग टिश्यू जहाँ पे फाइब्रोसिस हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्कारिंग हो जाएगी। पेशेंट को क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया होगा, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है पैथोफिजियोलॉजिक अफेक्ट में, जो आपकी पैनक्रियाटिक एंजाइम की जब डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट को भी अफेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, आपका पैनक्रियाज के जो सिक्रेशन है वो भी अफेक्ट होंगे। तो जब पैनक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डाइजेशन इम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जो आपकी पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है और आपका इम्पेयर्ड एंजाइम सिक्रीशन की, पैनक्रियाज जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं रहा, प्लस उसमें जो एंजाइम सिक्रीशन है वो भी इम्पेयर हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका डाइजेशन हो जाएगा इम्पेयर। और जब डाइजेशन इम्पेयर हो रहा है तो अब फूड से हमें क्या मिलता है, मेजर न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। जब आपका डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है तो इनका भी डाइजेशन नहीं होगा, और जब आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट का डाइजेशन नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीजेनरेटिव और फाइब्रोटिक चेंज आएगा और पेशेंट को क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड थिंग हमने जो पढ़ी थी, दैट वाज एबनॉर्मल एलिवेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड कंसेंट्रेशन, ठीक है। क्लोराइड का तो अभी हमें पता चला कि वो चैनल की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है। तो एबनॉर्मल एलिवेशन में क्या होगा कि जब आपका क्लोराइड चैनल्स में डिफेक्ट आएगा तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या करेगा, आपका स्वेट भी क्या करेगा, सॉल्टी बना देगा। क्यों, जब आपका एक आयन नहीं जा रहा है तो उसके साथ साथ आपका दूसरा आयन भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन, इट मीन्स कि आपको लंग्स में अफेक्ट दिखाई देगा, जिसमें आपका प्रोडक्टिव कफ होगा, ठीक है। इट मीन्स उसमें आपका सिक्रीशन भी होगा, इसमें वीजिंग साउंड आएगी, जैसे विसल साउंड आएगी। इसके बाद आपका जो लंग्स है, ठीक है, उसमें जब आप चेस्ट एक्सरे करोगे तो हाइपर इन्फ्लेशन शो होगा, इट मीन्स जो आपकी एल्वोलाइज है उसमें इन्फ्लेशन आपको शो होगा। इसके अलावा पेशेंट को फ्रीक्वेंटली चेस्ट इन्फेक्शन होते रहेंगे, कफिंग होती रहेगी, या फिर पेशेंट को क्या है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जो आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है PFT, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। इट मीन्स PFT में क्या करते हैं, हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, देन बहुत ज़ोर से उसको एक्सेल करते हैं, तो वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको ऑब्स्ट्रक्शन का पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो दैट इज़ ड्यू टू सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब नॉन पल्मोनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन पल्मोनरी मीन्स लंग्स के अलावा आप GI प्रॉब्लम देख सकते हैं, जिसमें आपका पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी आएगा, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन आएगा, बिलियरी सिरोसिस आ जाएगा, इट मीन्स आपके लीवर सिरोसिस हो जाएगा, ठीक है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, रिकरेंट पेनक्रियाटाइटिस हो गया, यानी कि बार बार आपके पेनक्रियाज में क्या होगा, इन्फेक्शन होता रहेगा, प्लस पेशेंट को आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि डाइजेशन ही पूरा इम्पेयर हो रहा है, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, ठीक है।
इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम, इट मीन्स मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और आपका जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है उनका मेकोनियम इलियस देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें क्लबिंग हो सकती है, इट मीन्स 180 डिग्री पे वो क्या हो जाएंगे, आपके नेल्स टर्न हो जाएंगे, ठीक है, फिंगर बेड। इसके बाद जो स्किन है उसका जो स्वेट होगा वो कैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। प्लस पेशेंट का क्या हो जाएगा, वेट गेन नहीं होगा डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल फूड इनटेक। क्यों? क्योंकि हमें सोल रीज़न पता है, क्योंकि डाइजेशन ही नहीं हो रहा है। जब डाइजेशन नहीं हो रहा है तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो पेशेंट की बॉडी को पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, फर्स्ट इज साइनस प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि साइनस में भी क्या होता है, सिक्रीशन होता है, तो सिक्रीशन इतना थिक हो जाता है कि पेशेंट को वो वहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, तो साइनस प्रॉब्लम्स आती हैं। नोज़ पॉलिप्स, यहाँ पे नोज़ में क्या होता है, सिक्रीशन की वजह से ग्रोथ हो जाती है, सॉल्टी स्वेट होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ट्रबल ब्रीदिंग, एबनॉर्मल पेनक्रियास फंक्शन, ठीक है, फैटी ब्लैडर, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका, और यहाँ पर आपके म्यूकस आएंगे, ठीक है। प्लस इसमें आपका इनफ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन आएगा, इनलार्ज जो हार्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, गॉल स्टोन्स होने के चांसेस है, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आप कैसे पता करेंगे कि अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सबसे पहली चीज़ हमें बेसिकली पता है कि चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, तो हम वही चेंजेस चेक करेंगे। फर्स्ट इज स्वेट क्लोराइड कंसंट्रेशन टेस्ट। हमें पता है कि जो आपका क्लोराइड चैनल बंद हो रहा है तो आपका क्या रहा है, स्वेट जो हो रहा है वो सॉल्टी हो रहा है, प्लस उसमें क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो स्वेट टेस्ट हम करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, क्लोराइड वैल्यूज़ देखेंगे। क्लोराइड वैल्यू अगर हमारी मोर देन 60 मिली इक्विलीटर पर लीटर आती है, इट मीन्स कि वो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिनोट कर रहा है। जेनेटिक टेस्ट हम करेंगे ये पता करने के लिए कि किस तरीके का CFTR डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉज कर रहा है। प्लस चेस्ट एक्सरे, इन्फ्लेटेड लंग, हाइपर इन्फ्लेशन होगा, आपका लंग्स का फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा साइनस एक्सरे अभी बताया था, साइनस में प्रॉब्लम होगी तो इससे आपका क्या हो जाएगा, साइनसाइटिस का आपका शो होगा, क्योंकि आपके साइनस में इन्फ्लामेशन होगी, आपको पता चल जाएगा। लंग फंक्शन टेस्ट और स्प्यूटम कल्चर से आप ये चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे कि हमें पता चल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस का ओरिजिनली ऐसा कोई क्योर नहीं है, बस आपको क्या करना है कि लंग इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना है, आपको ऐसी मेडिकेशंस देनी है। स्पेशली इसमें आप जस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं पेशेंट को, जिसमें क्या करते हैं हम, जो आपके थिक और स्टिकी म्यूकस है उसको हम लंग से क्या करते हैं, लूज़ करके रिमूव करते हैं, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है कि आपको अगर इंटेस्टाइन में किसी तरीके की ब्लॉकेज हो रही है तो उसको ट्रीट करना है, अगर अभी तक नहीं हुई है तो उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करना है, प्लस पेशेंट में कभी भी डिहाइड्रेशन होने नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं, जो बेसिकली क्या करेंगे, सिक्रीशंस को आउट करेंगे। इसके अलावा आप म्यूकस क्लियरेंस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज इनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है, ठीक है। इसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स आप दे सकते हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आप दे सकते हैं, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। प्लस आपको लंग ट्रांसप्लांटेशन भी आप कर सकते हैं अगर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम हो चुकी है। प्लस आप जीन थेरेपी कर सकते हैं, क्योंकि जीन में डिफेक्ट है। लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकते हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन आप पेशेंट के साथ कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है, जिसमें आपको बेसिकली पहले हिस्ट्री लेनी है, देन आपको फिजिकल एग्जामिनेशंस करने हैं। इसके अलावा आपके नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसका आपका मेन नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन इज एविडेंस्ड बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, ओके। देन रिस्क फॉर चेस्ट इन्फेक्शन का आपको क्या है, पेशेंट को रिस्क रहेगा रिलेटेड टू रिटेन सिक्रीशन, ओके। देन एंटिसिपेटरी ग्रीविंग, देन एज अ नर्स आप क्या करेंगे, आपको पता है कि इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो एयरवे क्लियरेंस को प्रमोट करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे पेशेंट का, ठीक है, जिसमें आपको वाइटल साइंस देखने हैं, ब्रेथ साउंड सुननी है, ठीक है, ये दिस इज SpO2 आपको चेक करना है, स्किन कलर देखना है, ठीक है, एटलीस्ट 4 आवर्ली। प्लस आपको पेशेंट का कफ और स्प्यूटम देखना है। स्प्यूटम में आप बेसिकली क्या देखेंगे कि कितने अमाउंट में है, उसका कलर क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, प्लस उसका ओडर क्या है। फिर आपको क्या करना है, पेशेंट का ABG एनालिसिस करना है, जिसमें आपको देखना है कि पेशेंट को हाइपॉक्सी में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको उसको रिपोर्ट करना है। प्लस अगर आपको कोई और एबनॉर्मल रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो वो चीज़ भी आपको नोट करनी है। देन आपको क्या करना है, पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन में रखना है, ठीक है। कुछ इस तरीके की पोजीशन होती है, वो बेड राइट साइड में पेशेंट क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक है। इसके बाद आपको पेशेंट को क्या है, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज बताना है, और एम्बुलेशन भी इसमें अलाउड होता है, इट मीन्स कहीं आना जाना अलाउड है, ठीक है। प्लस आपको पेशेंट को कफ
के लिए असिस्ट करना है, डीप ब्रीदिंग के लिए असिस्ट करना है और आपको असिस्टिव डिवाइस का यूज़ करना है, ठीक है। देन आपको एंडोट्रेकल सक्शनिंग प्रोवाइड करनी है एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करके इफ़ ऑर्डर्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिजिशियन के साथ और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के साथ मिलके काम करना है, जिसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट को पल्मोनरी हाइजीन मेजर्स के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जांपल पोस्टुरल ड्रेनेज आप कर सकते हैं, परकशन हम कर सकते हैं, देन वाइब्रेशन, ठीक है। ये बेसिकली आपकी टेक्निक्स आपका चेस्ट फिजियोथेरेपी में यूज़ होती है। प्लस आपको क्या है, जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है आपको उसको पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। देन एंटिसिपेटरी ग्रीविंग के लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट के और पेशेंट की फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। प्लस पेशेंट जो भी पूछता है, उसकी फैमिली जो भी पूछती है, आपको वो सवालों का जवाब ऑनेस्टली उनको प्रोवाइड करना है। आपको क्या है, फैमिली को टाइम देना है, उनको इनकरेज करना है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, उनके फियर्स कंसर्न जो भी हैं आपको उनको लिसन करना है, अच्छे से समझना है। देन असिस्ट विद अंडरस्टैंड द ग्रीविंग प्रोसेस, ठीक है। कि इट मीन्स कि जो भी फीलिंग और इमोशन वो शो कर रहे हैं उस टाइम पे, आपको ये चीज़ समझनी है कि वो नॉर्मल है, ठीक है। दे आर नॉट ओवर रिएक्टिंग और एनीथिंग, वो चीज़ नॉर्मल है उस टाइम पर, आपको उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या करना है, समझाना है, ठीक है। देन आपको पेशेंट को और फैमिली को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करनी है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड केयर। आपको सारी चीज़ें उन्हें क्या करनी है, अच्छे से बतानी है, ठीक है, एज एन एडवोकेट। देन आपको क्या करना है, अदर सपोर्ट सिस्टम्स का भी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल और सोशल ग्रुप्स में भी आप पेशेंट को इंडल्ज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपको जो भी एडवांस डायरेक्टिव्स हैं, जैसे कि लिविंग विल, ये सब पावर ऑफ अटर्नी जो कि आपकी क्लाइंट या फैमिली उनके साथ है, क्योंकि पेशेंट जो होता है फैटल कंडीशन में होता है, तो इसमें थोड़ा लाइफ का रिस्क रहता है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी पेशेंट के साथ डिस्कस करनी है। सो होप यू लाइक इट and hope you were able to understand the concept. So thank you so much for watching, and do subscribe the channel and share and follow for more. Thank you for watching.